इस पूरे सूरत हाल में जो पूरी रीजन के अंदर इस टाइम पर पैदा हुई है उसमें अभी तक एक अनसर्टेनिटी है। एक तरफ इसराइल ने ईरान पर हमला किया, दूसरी तरफ ईरान ने रिटेलिएशन की, लेकिन अब ये खबरें आ रही है कि ईरान इससे भी बड़ी रिटेलिएशन करने वाला है। तल अवीव के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए, ईरान के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सायरन बजना शुरू हो गए और ऐसा लगा कि आयरन डोम वाकई में किसी तरीके से क्रम्बल होता हुआ नजर आ रहा है। वो नहीं बचा पाया उन लोगों को जिनके लिए वो आयरन डोम बनाया गया था। लेकिन इस पूरी सूरत हाल का असल फाउंडेशन क्या था? फाउंडेशन ये था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स क्रिएट कर रहा है और इन न्यूक्लियर वेपन्स की बेसिस के ऊपर इसराइल बहुत ज्यादा थ्रेटेंड फील कर रहा है, इसलिए प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक्स कर रहा है। कैसे टाइम पर, जिस टाइम पर यूएसए और ईरान के बीच में बातचीत चल रही थी, 6th राउंड होना था न्यूक्लियर टॉक्स के हवाले से, और ओमान की मिनिस्ट्री ने इस हवाले से कंफर्मेशन भी दे दी थी। लेकिन याद रहे कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट अली शमखानी ने यह कंफर्म कर दिया था कि डील तकरीबन हो जाएगी, ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोई शौक नहीं है अगर तो मामलात आगे की तरफ बढ़ते हैं। और इस कंफर्मेशन के बाद हम लोगों को पता है कि अली शमखानी, जो कि ईरान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, उनको भी इसी हमले में शहीद कर दिया गया है। ये बात सिर्फ ईरान की तरफ से नहीं आई बल्कि यूएसए की तरफ से भी आई। तुलसी गबार्ड, जो कि डायरेक्टर नेशनल एजेंसी हैं, उन्होंने ये बात कही 25 मार्च 2025 को। उन्होंने ये फरमाया कि जी ईरान वेपन्स नहीं बना रहा है। सुने जरा खुद के उन्होंने क्या कहा इस हवाले से। अगर उन्होंने कंफर्मेशन कर दी थी तो इस अटैक की क्या जरूरत थी? The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. The IC continues to monitor closely if Tehran decides to reauthorize its nuclear weapons program. अब यूनाइटेड नेशंस में सर जोड़कर सारे बैठे। यूनाइटेड नेशंस वैसे तो इसराइल उसको मानता ही नहीं है, टुथलेस ऑर्गेनाइजेशन बनती हुई नजर आ रही है, इसलिए क्योंकि फलस्तीन के मामले के ऊपर किसी भी किस्म का जुल्म नहीं रोक सके, ना जेनेवा कन्वेंशन के हवाले से कोई इम्प्लीमेंटेशन करा सके, ना ह्यूमैनिटेरियन लॉज, जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉज हैं, उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन करा सके इसराइल से। लेकिन वहां ईरानी मंदूब ने, आमिर सईद ने, उन्होंने क्या कहा, उनकी स्टेटमेंट भी जरा सुने। Last night, the Israeli regime, the most dangerous and terrorist regime in the world, with full intelligence and political support from the United States regime, conducted a series of coordinated and premeditated military attacks across multiple sites, multiple cities in Iran. The United States' complicity in this terrorist attack is beyond doubt. We will not forget that our people lost their lives as a result of the Israeli attacks with American weapons. पाकिस्तान की तरफ से भी बड़ा क्लियर रिस्पांस आया। इसराइल की जारहियत ईरान की तरफ, हमारे हमसाये की तरफ, इसको पाकिस्तान ने भी रद्द किया। इसके हवाले से एक्शन की भी बात की। पाकिस्तान के मंदूब, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव इन द यूनाइटेड नेशन, आसिम इफ्तिखार साहब ने क्या कहा, जरा वो भी सुने। Pakistan strongly condemns unjustified and illegitimate aggression by Israel against the Islamic Republic of Iran. The Israeli military strikes violate the sovereignty and territorial integrity of Iran and clearly contravene the UN Charter and fundamental principles of international law. These blatant provocations, which constitute a grave danger and a serious threat to the peace, security and stability of the entire region, Iran has the right to self-defense. सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुका। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया कि अब मुसलमानों के इकट्ठा होने का टाइम आ गया है। इसराइल की जारहियत को इस तरीके से इग्नोर करना शायद आने वाले वक्तों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ख्वाजा आसिफ की बात सुनिए। एक ऐसा इनिशिएटिव की जरूरत है इस वक्त जिससे आलमी इस्लाम का इत्तेहाद नजर आए और इसराइल के साथ जहां जहां भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। उनके हाथ मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फलस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं, उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, हर तरीके से उनके साथ, उनको जिस किस्म की जरूरत होगी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे भाई हैं, हमारे हमसाये हैं, उनका दुख दर्द, उनकी खुशियां, उनका गम जो है हमारे साथ जो है मुश्तरक है। उनकी खुशी, उनकी गमी हमारे साथ बहैसियत नेबर के, बहैसियत हमसाये के तो जुड़ी हुई है। लेकिन सिर्फ मामला यहां तक नहीं रुकता। नेतन्याहू ने इससे पहले, कई साल पहले अपने इंटरव्यू के अंदर एक बात कही थी कि उनको पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम खटकता था, खटकता है और खटकता रहेगा। और मामला ये देखने का है कि इसराइल को जो चीज माजी में खटकती थी उसके हवाले से वो कुछ ना कुछ आगे चल के इन द लॉन्ग रन जरूर करता है। नेतन्याहू की बात सुने जरा। ईरान के बाद अगला हदफ, अगला निशाना कौन है? The greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran. The second is called Pakistan.
Because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. We need to understand that the only radical regime in the world right now is that of Israel, and is that under Netanyahu.